हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। तो चेंजेस अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास के जो बदलाव होते हैं, तो यहाँ पर हम दो तरीके के बदलावों के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस और एक केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं हम पढ़ेंगे बेसिकली, जैसे कि एक लकड़ी का टूट जाना फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज है, आप कहेंगे कि आइए पढ़ते हैं, अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर अगो, इट वॉज नाउ बिकम वाटर। तो मैंने एक आइस क्यूब रखा और अब ये पानी बन गया है। अब ये बच्ची बोलती है कि एक बड यानी कि एक फूल की कली है, मैंने उसको कल देखा था और आज वो रोज़ बन गया है। तो चेंजेस हुए ना, यहाँ पे आइस क्यूब वाटर बन गया, यहाँ पे फ्लावर की बड जो है वो अब एक फ्लावर बन चुकी है। ये बच्ची बोल रही है कि बॉटल में कोल्ड वाटर था और अब वो कोल्ड नहीं है, मतलब पहले जो बॉटल में पानी था वो ठंडा था, बट अब वो पानी ठंडा नहीं रहा। ये बच्चा बोल रहा है कि येस्टरडे कल मैंने देखा कि कुछ ब्राउन स्पॉट थे बनाना पर, बट आज जो है बनाना में बहुत सारे ब्राउन स्पॉट हैं और उसमें से स्मेल भी आ रही है। अब ये स्टूडेंट्स को चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ये किस तरीके के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो आपको एक्टिविटी के थ्रू ऑब्जर्व करना है और फिर रिकॉर्ड करना है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कई सारे चेंजेस आपके आसपास होते रहते हैं, कुछ चेंजेस लिस्ट करे गए हैं यहाँ पर। आपने नोटिस किया होगा हर केस में, जैसे कि बनाना पहले सही था, फिर उस पर ब्राउन स्पॉट्स आ गए, फूल की कली थी, फूल बन गया, आइस थी, पानी, इस तरीके से है ना। और फिर आप लोग सोचें, आप लोग कुछ टाइम दें, एक मोमेंट दें टू रिफ्लेक्ट कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आइस मेल्ट हो रही है, फिर आप वेजिटेबल काट रहे हैं, पानी बॉईल हो रहा है, पॉपकॉर्न बन रहे हैं, आप एक पेपर को फाड़ रहे हैं, बीटरूट को आप पानी में डाल रहे हैं, वुड जला रहे हैं, या फिर कपड़े सुखा रहे हैं, या फिर आप छोटे छोटे आटे की रोल बना रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो आपने नोटिस किया होगा ये चेंजेस कुड बी इन द साइज़। चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं कि आप आटे का बड़ा सा था, उसमें से आपने छोटी छोटी बॉल बना दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, साइज़ चेंज हुआ, और बड़ा था छोटा हो गया तो शेप भी चेंज हो गई। और कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि कई बार स्मेल चेंज हो जाती है, जैसे कि केला 2-3 दिन बाद उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस दैट हैपन इन योर सराउंडिंग्स। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, जैसे कि आपकी पेंसिल छोटी हो जाती है जब आप उसको शार्पनर से छील देते हैं, और आपका पेन की जो अंदर की रिफ़िल होती है वो थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद पहले वो फुल होती है फिर कम हो जाती है। तो ये सारे के सारे चेंजेस हैं। तो वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस, जैसे कि साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट। तो हम अपने आसपास के जो चीज़ें होती हैं उसमें हम लोग चेंजेस देखते हैं, कैसे, साइट देख करके, है ना, स्मेल से हमें अलग स्मेल आती है, टच करके भी हम लोग को समझ में आता है कि भाई पहले बॉटल ठंडी थी अब बॉटल गर्म हो गई है। हियरिंग, कई बार हमें सुन के भी जो है बदलाव आता है, कई बार हम लोग टेस्ट करके, बनाना गला हुआ अच्छा टेस्ट नहीं करता। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या है, चेंज, मेल्टिंग आइस क्यूब, तो अब वो क्या बन गया है, ऑब्जर्वेशन है कि वो वाटर बन गया है। अब चॉपिंग वेजिटेबल, तो उसका जो साइज़ है वेजिटेबल का वो रिड्यूस हो गया है, साइड रिड्यूसेस। बॉइलिंग वाटर, तो हम लोग देखते हैं वेपर हम लोगों को ऑब्जर्व होती हैं। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, तो साइज़ बढ़ जाता है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। कटिंग ऑफ पेपर, तो पेपर का साइज़ छोटा हो जाता है ना, छोटे छोटे पेपर आ जाते हैं। बीट रूट को पानी में मिलाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है उसका, है ना, रेड कलर का पानी बन जाता है। वुड को जलाते हैं तो स्मेल आती है उसमें से, है ना, और वुड में से ऐश बन जाती है। कपड़े जब सुखाते हैं तो फीलिंग अलग हो जाती है ना, वेट से ड्राई हो जाता है वो। और मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, तो साइज़ छोटा हो जाता है। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपाती, तो भी क्या होता है, साइज़ चेंज हो जाता है, ऐसे ऐसे वो बड़ा हो जाता है फ्लैट होकर के। आप लोग इस तरीके से और भी चीज़ें देख सकते हैं।
अब एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.2, लेट अस क्रिएट एंड डिस्कस। तो अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। तो सब्सटेंस जो है वो चेंज तो हो रहा है बट दिखने में वो अलग लग रहा है, बट एक्चुअली वो वैसे का वैसा ही है। तो क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोग पेपर से बनाते हैं। देखो, टेक अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। तो आप इस तरीके से चिड़िया वगैरह बना लेते हैं ना, और प्लेन वगैरह बना लेते हैं, तो पेपर से बनते हैं, कुछ काटते वाटते तो है नहीं, फोल्ड करके बन जाता है। तो क्या आप वो पेपर दोबारा से ला सकते हैं? तो हाँ, आप उसको अगर ये जो आपने फोल्ड किया है इसको स्ट्रेट कर देंगे तो पेपर वैसे का वैसे फिर से हो जाता है। प्लेइंग विद बलून, बलून से अगर आप खेलें, एक बलून ले, उसको आप लोग इन्फ्लेट कर दें, यानी कि फूंक मार के उसको बढ़ा दें, फिर उसके बाद अगर आप अपनी ग्रिप छोड़ देंगे तो वो वैसे का वैसा बलून फिर से हो जाएगा। तो आपको क्या अनइन्फ्लेटेड बलून मिला जब आपने अपना हाथ छोड़ दिया और उसकी हवा निकल गई? तो यस, आप लोगों को अनइन्फ्लेटेड, यानी कि इन्फ्लेट करने का मतलब होता है फूल जाना, और अनइन्फ्लेटेड मतलब फिर से बिना फूला हो जाना, फुस हो जाना। अब एक और बलून लीजिए, उसको इन्फ्लेट कीजिए और उसकी ग्रिप को पकड़ के रखिए टाइटली। नाउ प्रिक इट विद अ पिन। अब आपको एक बलून फुलाना है और टाइट पकड़ के रखना है, फिर उसको पिन से चुभा देना है। फिर क्या होगा? पिन से आपने छुपा दिया तो अब वो फूट गया, अब वो दोबारा से फूल नहीं सकता। ठीक है, क्या होगा? जो पिन वाला बलून है वो दोबारा से नहीं फूल पाएगा, बट जो आपने ऐसे ही हवा निकाली थी अपना हाथ छोड़ करके उस पे से, बिना उसको पिन लगाए, वो दोबारा से फूल सकता है। एक और एक्टिविटी है, क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। एक चॉक को आपने फोड़ दिया, एक पीस मतलब चॉक लिया आपने और आपने उसको फोड़ दिया, पाउडर बन गया। तो क्या चॉक पाउडर से फिर से चॉक बन सकती है? तो देखो, ये इज देयर एनी सिमिलैरिटी? क्या ए, बी और सी इनमें क्या कोई सिमिलैरिटी है? तो देखो, ए वाला जो है पेपर दोबारा से वैसे के वैसे बन जाएंगे। इसमें एक बलून जो आपने बिना पिन के हवा निकाली है वो फिर से वैसा बन जाएगा, बट जिसमें पिन लगा दिया है वो दोबारा वैसा नहीं बनेगा। और चॉक तो पाउडर जैसी है, वो चॉक के लिए फिर आपको पानी वानी मिलाना पड़ेगा, तब जा करके फिर से वो चॉक बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस मटीरियल्स जैसे कि पेपर, द रबर शीट ऑफ बलून एंड चॉक रिमेन्ड द सेम। तो पेपर है ना, और बलून की जो शीट है, चॉक है, ये सब सेम रहे। दो देयर अपीयरेंसेस, शेप और साइज मे हैव चेंज। तो उनकी शेप साइज भले ही बदल गया हो मगर उनका मटेरियल वैसे का वैसे ही रहा। तो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि जो चीज़ें हैं ना वो अलग अलग स्टेट्स में होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस में, और एक चीज़ दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इन सभी केसेस में हमने ऑब्जर्व किया कि चेंज जो था वो सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस में था, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। पेपर जो है वो शिप बन गया, कुछ भी बन गया, बट रहा वो पेपर ही, बलून बलून ही रहा, और चॉक को आपने भले ही फोड़ दिया हो मगर वो पाउडर ही था पहले भी और फिर भी पाउडर ही रहा, यानी कि कोई नई चीज़ नहीं बनी है। तो ऐसे चेंजेस जहाँ पर सिर्फ अपीयरेंस में ही चेंज आता है, सच एज चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि शेप, साइज, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ शेप या फिर साइज या फिर सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, जैसे कि पहले चॉक सॉलिड थी फिर पाउडर में कन्वर्ट हो गई, बट कुछ नया नहीं बना है ना। तो ऐसे जो बदलाव होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। तो चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं, जैसे कि शेप हो गया, है ना, साइज़ या फिर स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, इसको हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब एक्सप्लोर करना है और दूसरे टाइप ऑफ चेंजेस। अ सब्सटेंस मे चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। अब फिजिकल चेंज क्या था कि वो उसकी अपीयरेंस बदल गई है, बट वो शेप, साइज इसमें तो चेंज हो गया है, बट और सब्सटेंस वही का वही रहा, पेपर पेपर ही रहा, तो ऐसा फिजिकल चेंज होता है। अब हमें ऐसा चेंज देख रहे हैं जिसमें सब्सटेंस पूरी तरीके से बदल जाता है। तो एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, 2 कांच के ग्लास लेने हैं और या फिर एक छोटी ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है, ठीक है, उनको ए और बी मार्क कर देना है। अब फिल करना है ए वाले को हाफ, ठीक है, पानी से, और दूसरा जो बी वाला है उसको 1/4, मतलब एक को तो आधा कर लेना है फिल और एक को 1/4
सिर्फ 25% तक फिल करना है। अब क्या करना है, पाइप की मदद से इस तरीके से हवा उसमें मारनी है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रॉ से। डू नॉट सक द वाटर और लाइम वाटर वाइल डूइंग इट। इस जब आप कर रहे हैं ना तो पानी पीना नहीं है, सक नहीं करना है, बस करके हवा मारनी है, बस एयर ब्लो करनी है। ओके, तो पहला वाला जो है उसमें आपको टैप वाटर लेना है, नॉर्मल टंकी का पानी लेना है, और दूसरा वाला है उसमें आपको लाइम वाटर लेना है, लेमन वाटर नहीं, लाइम वाटर लेना है, चूने का पानी। इन ग्लास टम्बलर ए ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट बबल्स ओनली। तो जिसमें सिर्फ पानी है, आप जब उसमें हवा मार रहे हैं तो सिर्फ बबल्स आ रहे हैं, सिर्फ बबल्स आ रहे हैं, है ना। और पानी का कलर वलर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। बट जो बी वाला टम्बलर है, जब आप इसमें हवा मारेंगे ना तो बबल तो आएंगे, बट लाइम वाटर जो है वो मिल्की भी हो जाएगा, वो मिल्की कलर का, वाइटी कलर का हो जाएगा। अब if you leave it for some time, white substance settled at the bottom of the glass tumbler indicated something new has formed। अब आप इनमें हवा मार के छोड़ देंगे तो ए वाला तो फिर वैसे का वैसे ही हो जाएगा, पानी ही पानी रहेगा। बट बी वाला जो है ना, थोड़ी देर बाद आप इसमें जब आपने हवा मारी उसके बाद भी क्या होगा, नीचे कुछ सेटल सा आपको वाइट कलर का पाउडर जैसा दिखेगा। इसका क्या मतलब है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो चुका है। सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो ऐसे चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, इसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो नए सब्सटेंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हुई है लाइम वाटर वाले में कि उसमें आपने लाइम वाटर लिया, फिर आपने हवा मार दी, तो वो एक मतलब वो अब उसका पानी नहीं रहा, वो उसका सब्सटेंस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से थी और आपकी ब्रेथ से उसमें वो चली गई, उसने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया और एक नया वाइट कलर का सब्सटेंस बना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3 है वो बन गया। वो वाटर में इनसॉल्यूबल है, वाटर में घुलता नहीं है, देयरफॉर लिक्विड जो कि अपीयरसम हो रहा है ना, मिल्की सा, अब वो कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा बहुत पानी भी बना है। ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है ना, ये केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म एज अ केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर उसके बाद आपने कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये फॉर्मूला होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो CaCO3 और वाटर बन जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन इसकी हो जाती है। ये इस फॉर्म में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मेरे को इस फॉर्म में लिखने की आदत है ना, क्योंकि हायर क्लासेस में इसी तरीके से सिखा देते हैं तो हमारी आदत यही बन जाती है। हाँ, तो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर मिल्की हो गया यानी कि उसमें कार्बन परसेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना आपने याद रखना है कि ये वाला जो है ना, लाइम वाटर में जब आप लोग हवा से ऐसे फूंकते हैं तो जो लाइम वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर करके वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर भी रिलीज़ होता है। अब ये एक केमिकल चेंज है, आप लोगों को ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये एक केमिकल चेंज है, इम्पॉर्टेंट भी है ये काफ़ी ज़्यादा। दिस इज़ अ केमिकल चेंज एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को याद रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, कि आपने नॉर्मल पानी में अगर फूंक मारी तो कुछ नहीं हुआ, पर जो लाइम वाटर है उसमें जब आपने फूंक मारी तो वो चेंज हो गया, वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि चीज़ बदल चुकी है। अब आगे आता है एक्टिविटी 5.4। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच विनेगर लेना है या फिर नींबू पानी लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। अब उसमें थोड़ा सा ना क्या करना है, बेकिंग सोडा डाल देना है, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल देना है इसमें। अब आप कुछ ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एक साउंड भी आएगी, बबलिंग साउंड। जैसे ही आप विनेगर में बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक साउंड आएगी और आप देखेंगे कि गैस बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, गैस बबल्स
फॉर्मिंग, आपको ये दिखेगा कि गैस बबल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। अब पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब लाइम वाटर इस तरीके से आप पाइप लगा करके जो गैस, क्या किया आपने, देखो आपने 2 बॉटल ली, आपने 1 चम्मच विनेगर लिया या फिर नींबू पानी लिया और फिर उसमें आपने बेकिंग सोडा डाल दिया, तो एक ना गैस बनेगी। अब पाइप लगा दीजिए इस तरीके से 2 और इस वाली बॉटल में पहुंचा दीजिए और इसमें क्या है, इसमें लाइम वाटर है, ठीक है। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की हो गया क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई। तो आपने क्या इन्फर किया, आपने इन्फर किया कि जो यहाँ पर गैस बनी थी ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। तो दिस इंडिकेट्स दैट द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वाली एक्टिविटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 5.4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जब आपने नींबू पानी में या फिर विनेगर में जब आपने बेकिंग सोडा डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ हुई फिर उसको आपने लाइम वाटर में भेज दिया तो आपको वो मिल्की हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया इस वाली बॉटल में। ये एक्टिविटी परफॉर्म है ना यूजिंग 2 स्मॉल बॉटल्स भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे विनेगर और बेकिंग सोडा है, बबल बने, फिर लाइम वाटर में पहुँचा दिया तो फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब सिंस न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है ना। बेकिंग सोडा जब आपने डाला विनेगर में तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई, यानी कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, यानी कि ये एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख के दिखाई जा रही है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और कुछ और सब्सटेंस भी रिलीज़ होते हैं, वो यहाँ पे आपको बताए नहीं जा रहे हैं, हायर क्लासेस में बताए जाएंगे। अब ये एक्टिविटी आप लोग रिपीट कर सकते हैं, बेकिंग सोडा प्लस वाटर, क्या तब भी बबल फॉर्मेशन होगा? तो अगर आप बेकिंग सोडा और देखो जब बेकिंग सोडा और सिर्फ वाटर होगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होगी, बट अगर आप इसमें गर्म पानी डाल देंगे या फिर एसिड डाल देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। समझ में आई बात? तो इसमें अगर आप लोग नॉर्मल पानी डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होगी, वो सिर्फ डिज़ोल्व हो जाएगा। सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस, तो रस्टिंग होता है आयरन पर जंग लगना, है ना। जंग लगने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में भी कि ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है और ये एक केमिकल चेंज होता है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड। तो नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? आयरन ऑक्साइड है। तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना उसमें लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, वो जो जंग होता है वो किस चीज़ की लेयर होती है? वो आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। कंबस्शन, let us recall the burning of magnesium ribbon learnt in the chapter the word of metals and non-metals. Can you predict if this is a physical change or chemical change? तो मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना, ये जो है एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हो तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो जब भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है ना। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक केमिकल चेंज है। और आपने देखा होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है, तो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नीशियम को जब आप हवा यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बर्न करते हैं तो एक वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको फिर हीट और लाइट को भी ये रिलीज़ करता है। केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड हीट और लाइट, इट इज़ कॉल्ड कॉल्ड कंबस्शन। तो कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन का मतलब बेसिकली जलना होता है किसी चीज़ का। केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग कंबस्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबस्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट। आई बात समझ? और कॉमनली जो सब्सटेंस जल जाते हैं उसको हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए वुड हो गया, पेपर हो गया, ये सारे के सारे कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब इनको जलाया जा सकता है ना। और जलाने के बाद
हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती है, तो उसी को कंबशन बोलते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कंबशन के लिए या नहीं होती। तो देखो होती है। एक कैंडल है, हवा में आराम से जल रही है, बट अगर आपने एक ग्लास रख दिया ना इसके ऊपर और इसमें कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो कैंडल बुझ जाएगी। तो यही हम लोगों को बताने की कोशिश की गई है। हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो कैंडल कवर्ड नहीं है वो जल रही है और जो कवर्ड वाली कैंडल है वो जलेगी नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कंबशन के लिए ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यही हमें बताने की कोशिश की गई है। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबशन इज़ ऑक्सीजन। तो हवा का जो कंपोनेंट कंबशन को सपोर्ट करता है वो है ऑक्सीजन। दिस कैन बी कन्फर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। तो आपने यहाँ पे भले ही कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी हो बट नहीं जलेगी, बिना ऑक्सीजन के जो है कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। इसलिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, उसमें आग को बुझाना होता है, तो आग बुझाने के लिए क्या होगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दो, ऑक्सीजन कम हो जाती है, इस वजह से आग बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मतलब मोस्टली इनमें। तो यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड बाई एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन द पेट्री डिश। यू विल नोटिस दैट इट टर्न्स मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है जब कार्बन वैक्स से निकलता है एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर जो हट जाती है। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। तो पूरे का पूरा जो ये है, इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो ऑक्सीजन है ना, इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कंबशन के लिए। ठीक है। अब साइंस एंड सोसाइटी इसमें बोल रहे हैं कि अगर पर्सन मतलब किसी को फायर कैच कर गई है और बेस्ट वे तो एक्सटिंग्विश करने का फायर एक्सटिंग्विशर है, बट किसी ब्लैंकेट से या फिर कपड़े से भी अगर उसको फटाफट से दबा दिया जाए तो भी फायर जो है बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। सिंथेटिक ब्लैंकेट या फिर क्लोथ शुड नॉट बी यूज्ड टू पुट आउट फायर। वो मेल्ट हो सकते हैं जो सिंथेटिक कपड़े हैं, बट जो नॉर्मल ब्लैंकेट होता है कॉटन वाला वो इस्तेमाल किया जा सकता है आपको बुझाने के लिए। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, नेचर्स वंडर। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा कि जुगनू फायर फ्लाइज होती हैं जो कि रात में हमें चमकती हुई दिखती हैं। वो कैसे होती है? दे लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल चेंज। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन हीट के बिना इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोल्यूमिनिसेंस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि बायोल्यूमिनिसेंस क्या होता है। तो बायोल्यूमिनिसेंस होता है ये जो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो रात में चमकते हैं बट वो हीट प्रोड्यूस नहीं करते। तो प्रोडक्शन ऑफ लाइट विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोल्यूमिनिसेंस। तो बायोल्यूमिनिसेंस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। अब इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर एनफ फॉर कंबशन। तो हवा में जो मतलब एयर है, क्या वो काफ़ी है कंबशन के लिए? तो सिर्फ हवा से तो वरना तो सब कुछ जलता रहता। वी लर्न अबाउट द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कंबशन। तो कंबशन, कोई भी चीज़ जलाने के लिए तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए ना जो जले, और दूसरा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब एक और चीज़ क्या है? वी ऑल्सो नो दैट द पेपर इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बट वी कैन कीप इट इन एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर। तो आप एयर में पेपर को रख दो, वो थोड़ा ना कोई जल जाता है। तो और चीज़ क्या है? एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या है? इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पेपर को होल्ड करना है इस तरीके से लेंस पे, और सूरज को इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। ये पेपर जलने लगेगा हीट की वजह से। होल्ड द पेपर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड, पेयर ऑफ टोंग्स जैसे इसलिए पकड़ना है क्योंकि जल सकता है पेपर, क्योंकि वो क्विकली मतलब फायर कैच कर सकता है। एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक्स टू इट, इट क्विकली कैचेस फायर। ठीक है। अब दूसरे पीस ऑफ पेपर से आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है, सनरेज के में खड़ा हो जाना है, और सन इस तरीके से आपको करना है इस लेंस को मैनेज कि सन इस यहाँ पर दिखे और इसकी परछाई यहाँ पर पड़े, तो ये पेपर गर्म होने लगेगा। तो वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट टू एमिट स्मोक एंड देन कैचेस फायर। Thus, we find that a substance can burn even without fire. How do we explain this change? तो एक तो आपने डायरेक्ट आग लगा दी,
तो जल गया। और एक है कि गर्म हो जाता है अगर सनलाइट प्रॉपर हीट डाल देती है तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप फोकस कर रहे हैं सनरेज़ को पेपर पर, क्योंकि आपने सनरेज़ को एक पेपर पर फोकस कर दिया है इस मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से। तो पेपर का जो टेम्परेचर है ना वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। कुछ देर बाद पेपर इतना गर्म हो जाएगा कि वो जलने लगेगा। तो ये मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ तब जलती है जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाती है। मतलब हर किसी सब्सटेंस का एक इग्निशन का मतलब होता है जलने वाला। तो हर एक सब्सटेंस का ना एक अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है, उससे कम टेम्परेचर पे वो चीज़ नहीं जलती है। तो पेपर धीरे धीरे गर्म हो रहा था, जैसे ही अपने इग्निशन टेम्परेचर पर वो पहुंच गया तभी वो तुरंत जल जाता है। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइटेड मैचस्टिक जो है वो काफ़ी, बेसिकली जो माचिस की तीली थी वो तो बहुत गर्म होती है, इसलिए वो फटाफट से आग लगा देती है। बट जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको ना एडजस्ट करने में टाइम लगता है, हीट रेज एक साथ पड़ती हैं सन की, तब जा करके पेपर जलता है, इग्निशन टेम्परेचर आने में टाइम लग जाता है। तो हमने कंक्लूड किया कि कंबशन के प्रोसेस के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये फायर ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑक्सीजन की, दूसरी इग्निशन टेम्परेचर की, है ना, हीट की, कोई सोर्स भी तो हो जिससे जले, है ना कोई चीज़, और फ्यूल। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे, फ्यूल को। फिर ऑक्सीजन और हीट दैट अलाउज द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो हीट की ज़रूरत क्यों, क्योंकि वो जो फ्यूल है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँचे, इसके लिए हम लोगों को हीट की ज़रूरत होती है। तो जो कंबशन का प्रोसेस है वो हो पाए इसके लिए 3 ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। एक तो ये डायग्राम याद कर लेना और ये 3 पॉइंट्स याद कर लेना। अब कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस। तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दोनों के दोनों फिजिकल केमिकल चेंजेस एक साथ हो रहे हों? तो क्या ये नेक्स्ट स्टेप परमानेंट है और चेंजेस डिज़ायरेबल क्यों हैं, और कुछ स्लो नेचुरल चेंजेस भी हम लोग को देखने को मिलेंगे, और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सारे के सारे एक साथ हो रहे हो। तो आपको एक्टिविटी 5.7 में क्या करना है, मोमबत्ती को देख रहे हैं सारे बच्चे, एनालाइज कर रहे हैं। ये बच्चा बोल रहा है कि वैक्स जो मेल्ट कर रही है और वो उड़ भी रही है, वो इवेपोरेट भी हो रही है। तो ये बच्चा बोल रहा है कि जो कैंडल की वैक्स है वो मेल्ट भी हो रही है और इवेपोरेट भी हो रही है। ये बच्ची बोल रही है कि वैक्स जो है मेल्ट हो रही है, वो फ्लो होकर सॉलिडिफाई हो जा रही है और एक वैक्स की ना सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज हो रही है। ये बच्ची बोल रही है मेरे को ऐसा लगता है कि वैक्स बर्न हो रही है और एक नया सब्सटेंस बन रहा है। अब ये बच्ची तो मे बी ही सोच रही है, बस मे बी। ये बच्चा बोल रहा है कि विक, यानी कि ये जो लॉ है कि ये वाली है जिस पर जल रहा है, विक जो है, मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स। तो विक ये कह रहा है कि जो विक है ना ये लिक्विड वैक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो बच्चे जो है ना अलग अलग अजम्पशंस लगा रहे हैं कि वैक्स आखिर जाती कहाँ है जब मोमबत्ती जलाई जाती है। तो वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स। तो कैंडल की जो वैक्स होती है वो मेल्ट होती है। इट इज़ कैरीड अप द विक। तो जो विक होती है ये ब्लैक कलर की, इसमें वैक्स ऊपर की तरफ खींच रही है। ये विक जो है खींच रही है ऊपर को वैक्स को, एंड इवेपोरेट्स ड्यू टू हीट ऑफ द फ्लेम। और जो वैक्स है ना वो इवेपोरेट भी हो रही है फ्लेम की हीट की वजह से। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। तो जो वैक्स की वेपर है वो बर्न भी हो रही है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज सॉलिडिफिकेशन एंड द इवापोरेशन आर फिजिकल चेंज। तो मोमबत्ती में बड़े सारे चेंजेस हो रहे हैं। क्या क्या, कि वैक्स जो है वो मेल्ट हो रही है, फिर उसके बाद वो नीचे जा कर के ठंडी हो रही है, और इवेपोरेशन है ना वो भाप बन के उड़ रही है। ये सारे के सारे फिजिकल चेंज हैं। बट बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज़ अ केमिकल चेंज। जो वेपर बर्न हो रही है ना उसके आसपास जो नमी बर्न हो रही है हवा की, वो केमिकल चेंज है। दिस शोज़ दैट द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जो बच्चा बोल रहा है ना ये सारे बच्चे थोड़ी सही बात बोल रहे हैं कि जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है और इवेपोरेट हो रही है। ये कह रही है वो सॉलिडिफाई हो रही है, शेप चेंज हो रही है। ये बोल रहे हैं कि वैक्स बर्न हो रहा है और नया सब्सटेंस जो है मे बी वो फॉर्म हो रहा हो,
इवेपोरेट हो करके। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ वेपर, जो वेपर हो रहा है ना, कुछ पार्ट ऐसा है जो दोबारा से मतलब वैक्स नहीं बन पाएगा, वो इसका केमिकल चेंज है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे एक एग्जांपल पूछा जाए जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों के दोनों हो रहे हैं, तो वो बर्निंग ऑफ कैंडल एग्जांपल है, जिसमें वैक्स मेल्ट हो रही है, सॉलिडिफाई हो रही है, इवेपोरेशन हो रहा है, फिजिकल चेंज है ये सारे के सारे। और वेपर जो बर्न हो रही है ना, यहाँ पर भाप बन के मतलब कुछ चीज़ें उड़ भी रही हैं, वो केमिकल चेंज है। अब ये जो है साइंटिस्ट इनके बारे में बताया जा रहा है। द कैंडल जो आपने अभी ऑब्जर्व करी, ये बहुत ही क्यूरोसिटी, सब लोग बहुत ही मतलब क्यूरियस होकर के इसको हमेशा से देखते आए हैं, इंक्लूडिंग माइकल फेराडे। इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस के फील्ड में। 19वीं सेंचुरी के टाइम पे फेराडे ने कई सारे लेक्चर्स दिए थे केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल के बारे में। कैंडल के बारे में उन्होंने काफ़ी सारे मतलब लेक्चर्स दिए थे। फेराडे को बिलीव था कि कैंडल जो है वो परफेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिफिक स्टडी के टाइम पर। थ्रू इनके डिस्कशन से वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इन्होंने बताए, जैसे कि मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंबशन, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की थी काफ़ी सारी माइकल फेराडे ने। क्या चेंजेस हमेशा रहते हैं? क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं, या फिर आप उनको दोबारा वापस लेकर के आ सकते हो? तो बहुत सारे चेंजेस जो है ना वो परमानेंट होते हैं, और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं। जैसे कि क्यूब जो मेल्ट हुई हैं, क्या वो फिर से आ सकती हैं? तो हाँ, आ सकती हैं, है ना। आइस क्यूब्स जो वेजिटेबल चॉप हुए हैं, क्या वो दोबारा से जुड़ सकते हैं? तो नहीं जुड़ सकते। बॉइलिंग वाटर क्या दोबारा से वापस आ सकता है? हाँ, आ सकता है। पॉपकॉर्न जो है दोबारा से कॉर्न बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो इस तरीके से ओरिजिनल क्वेश्चन जो था कि सब्सटेंस जो हैं वो जैसे थे दोबारा से वैसे ही हो जाएं, तो बहुत सारी चीज़ों का चेंज रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कि जो आइस मेल्ट हुई है वो फिर से पानी बन सकती है। तो कुछ चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल होते हैं, है ना। और एग्जांपल के लिए कि जो आइस मेल्ट हुई है वो फिर से आप फ्रीज कर सकते हो। सिमिलरली जो वाटर इवेपोरेट हुआ है वो भी कंडेंस बैक हो सकता है फिर से। जो हवा मतलब जो पानी भाप बन के उड़ा है ना, वो फिर से पानी बन सकता है। हाउएवर कुछ चेंजेस होते हैं जो कि आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो ओरिजिनल फॉर्म में आप वापस नहीं लेकर के आ सकते। जैसे कि जो आपने सब्जी काट दी है वो पहले जैसी शेप और साइज़ की नहीं हो सकती। पॉपकॉर्न एक बार बना दिए हैं तो फिर से वो कॉर्न नहीं बन सकते हैं, वो पॉप हो चुके हैं, फूल चुके हैं। ये चेंजेस जो हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, मतलब पहले जैसी वो बन सकती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो कभी भी पहले जैसी नहीं बन पाती हैं। आप क्या सारे के सारे बदलाव डिज़ायरेबल होते हैं? क्या सारे के सारे बदलाव हम चाहते हैं वो हो? तो कई सारे यूज़फुल बदलाव होते हैं हमारे डेली लाइफ में। एग्जाम्पल के लिए दही बन जाती है दूध से, जैसे कि फल पक जाते हैं, या फिर फ्रूट्स को हम काट पाते हैं, खाने को पका पाते हैं। ये सारे के सारे डिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, यानी कि ये ऐसे बदलाव हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। क्या आप और कोई मतलब चाहने वाले बदलाव हैं आपके आसपास, जो बदलाव आप चाहते हैं? दूसरी तरफ कुछ अनडिज़ायरेबल बदलाव होते हैं, ऐसे बदलाव जो हम नहीं करना चाहते, जैसे कि जंग लग जाना, जैसे कि खाने का सड़ जाना रखा रखा। ये सारी की सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम चाहते हैं कि ना हो, जैसे कि खाना सड़ जाता है, या फिर है ना जंग लग जाता है लोहे पे। ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते। बट हम डिकम्पोजिशन, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, जिससे फूड वेस्ट जो है, खाना जो बच रहा है, वो हम कंपोस्ट बना सकें उसे। कंपोस्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे कि जो खाना या फिर खाने की जो भी चीज़ें बची हैं ना, वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, उसको कंपोस्ट बना करके हम लोग खाद बना सकते हैं। तो जो खाना बच जाता है हम उसकी खाद बना सकते हैं वेस्ट करने की बजाय। कुछ चेंजेस होते हैं जो कई सालों में होते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जैसे कि पेट्रोल का, डीजल का, ट्रेन में, एरोप्लेन्स में, है ना, इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब जो पेंट ड्राई होता है वॉल्स पर और डोर्स पर, फर्नीचर पर, ये भी कई सारे जो है सब्सटेंस रिलीज़ करता है इवेपोरेशन से, जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। तो जो पेंट हम लोग करते हैं ना दीवारों पर, दरवाज़ों पर, इन सब से भी काफ़ी पोल्यूशन होता है, और ये अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं। अब कुछ स्लो नेचुरल चेंजेस, जैसे कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स का टूट जाना, जैसे कि इरोजन। अच्छा चलो पढ़ लेते हैं अच्छे से।
आप लोगों ने देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, चट्टाने होते हैं। आपने हीप्स ऑफ सैंड, सॉइल एंड स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के किनारे आपने देखे होंगे छोटे छोटे पत्थर वत्थर पड़े होते हैं। ये हम उनके सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब होता है जैसे कि ये चट्टाने थी, पत्थर थी, इसमें से चट्टानों में से छोटे छोटे रोड़े, कंकड़, पत्थर टूट करके गिर गए, तो इनको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स किस तरीके से बनते हैं और ये फिज़िकल चेंज होते हैं। ये फिज़िकल चेंज है ना, पत्थर जो है पहाड़ में से कुछ कुछ पत्थर टूट गए, तो कुछ केमिकल चेंज थोड़ा ना हुआ है, वो तो पत्थर ही है, वापस जुड़ भी सकते हैं पहाड़ में, मिट्टी ही है। These are formed by physical changes that break up large rocks into smaller pieces। तो बड़ी बड़ी रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेचर के बदलने की वजह से, क्लाइमेट के कंडीशन की वजह से, या फिर वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं, या फिर कई बार पानी के बहाव की वजह से, या फिर कीड़े मकोड़े जो हैं वो मिट्टी को खा जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहाड़ जो हैं उसमें से मिट्टी, पत्थर गिरने लगते हैं। पानी या फिर केमिकल्स जो कि पानी में प्रेजेंट होते हैं वो भी पत्थरों के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं उनके कॉम्पोजिशन में। एग्जाम्पल के लिए केमिकल चेंज दिखाया गया है इन वाले में, रेड कलर का सेडिमेंट जमने लगा है। यहाँ पर जो है ओरिजिनली ब्लैक कलर की सॉइल थी, ब्लैक कलर का मतलब चट्टान थी, बसाल्ट, जिसमें आयरन होता है। अब क्या हुआ कि केमिकली चेंज हो गई, अब इसका रेड कलर की लेयर बन गई। ये रेड कलर जो है आयरन ऑक्साइड की वजह से आया है, जो कि when iron surface was exposed to long time to water or air containing water vapor। तो क्या होता है ना, इन चट्टानों में, बसाल्ट में आयरन काफ़ी प्रेजेंट होता है। अब कई सदियों तक इसमें पानी, हवा लगने की वजह से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो चट्टान थी अब यहाँ पर रेड रेड कलर आ गया है। दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेदरिंग विच इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल आपसे पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। तो सॉइल फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है जो फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं ना रॉक्स में, ईंटों में, पत्थरों में, चट्टानों में, जिसकी वजह से मिट्टी फॉर्म होती है, इसको हम लोग वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, कई सदियों से जो पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, उसमें हवा, पानी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, टेम्परेचर, इनकी वजह से जो बदलाव आते हैं फिर मिट्टी बन जाती है। इसी को हम लोग वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं और वो पहाड़ चट्टानों से मिट्टी बना देते हैं। अब आता है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है बेसिकली चीज़ों पर जंग लगना। आप देखते हैं ना कि जो मिट्टी होती है वो रिवर्स के या फिर बेसिकली रेत वगैरह होती है नदियों के आसपास, ये सैंड कैसे आती है, जो रॉक पेबल वगैरह होते हैं ना, रॉक्स वगैरह होती हैं, वो नीचे की तरफ आ जाती हैं चट्टानों से, पानी, हवा वगैरह की वजह से। दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक पेबल्स, सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर। दिस इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन का क्या मतलब होता है कि पहाड़ों से, चट्टानों से, हवा की वजह से, पानी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं, पानी, हवा, इन सब चीज़ों की वजह से, और बहुत ही छोटी हो जाती है, रेत या फिर कंकड़ बन जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग इरोजन बोलते हैं। तो सैंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन रॉक, सॉइल, सेडिमेंट्स टूट जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं नेचर की फोर्सेस की वजह से, विंड और वाटर की वजह से, इसको इरोजन बोलते हैं। इरोजन लैंडस्लाइड्स के टाइम पर भी होता है। बेसिकली जब बहुत तेज़ हवा चल जाए या फिर एकदम से पानी का बहाव तेज़ आ जाए तो लैंडस्लाइड है ना हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, तो उसको फिजिकल चेंज होता है वो। तो रिवर रॉक्स और पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर जो है वो बहुत ही चिकने लगते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट हमेशा इरोजन उसमें हुए जा रहा है हवा पानी की वजह से, तो वो खुदरीले की बजाय चिकने हो जाते हैं। जब स्पीड होती है ना पानी की या फिर हवा की डिक्रीज़ होती है ओशन में या फिर लेक में, तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है इरोजन की वजह से, वो ज़मीन मतलब बिल्कुल नीचे, पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये सेडिमेंट हार्ड हो जाते हैं टाइम के साथ साथ और नए पत्थर बन जाते हैं। ज़्यादातर ये जो चेंजेस होते हैं ये हज़ारों सालों में होते हैं और रिवर्स नहीं किए जा सकते।
रिवर्स क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि हज़ारों सालों से हो रहे हैं। तो क्या होता है कि पहाड़ों से, नदियों की मदद से खूब चट्टाने वटाने, पत्थर वत्थर जाती हैं समुद्र में जाकर के नीचे ज़मीन में सेटल हो जाती हैं समुद्र की, और एक के ऊपर एक चट्टाने, मिट्टी विट्टी बनती जाती है, और वो बड़ी अलग टाइप की चट्टाने बन जाती हैं, और ये सदियों में होती हैं, तो इनको चेंज नहीं किया जा सकता फिर। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।